नमस्कार मेरे इस चैनल पे हिंदी विद्यार्थी चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की द्वारा लिखित उसने कहा था, एक बेहतरीन प्रेम कहानी। प्रेम कहानी पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सार जान लेते हैं, कथानक के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी का कथानक नंबर 77 राइफल्स जमादार लहना सिंह लेकर चला है। बचपन में लहना सिंह का परिचय एक सिख बालिका से होता है जो आगे चलकर उसके सूबेदार जय हजारा सिंह की पत्नी बनती हैं। जमादार लहना सिंह जब युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाता है तब अपने सूबेदार हजारा सिंह के घर होकर जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि बचपन में वह एक लड़की सिख लड़की से मिलता है और उससे उसकी बातें हो जाती हैं, बट इन फ्यूचर बचपन से बिछड़ने के बाद आगे चलकर जहाँ पे लहना सिंह जिस फौज में रह होता है वहीं उसी में के सूबेदार की पत्नी होती है वो लड़की जो बचपन में मिली होती है लहना सिंह से। तो आगे क्या होता है, यही उसकी भेंट सूबेदारनी से होती है। तो शादी के बाद जब वह सूबेदार के यहाँ जाता है लहना सिंह, तो उस लड़की का नाम अब यहाँ पे सूबेदारनी है क्योंकि सूबेदार से उसकी शादी हो चुकी है, तो एक स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं सूबेदारनी। ठीक है, तो जो लहना सिंह, अब वो जो सूबेदारनी होती है वो लहना सिंह से परिचित होती है क्योंकि वो बचपन में मिल चुकी होती है। तो सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पुत्र बोधा सिंह और पति हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए कहते हैं कि आप लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं। और लहना सिंह से बात करती हुई जब वो लहना सिंह सूबेदार के यहाँ गया होता है तो बात करती हैं उससे सूबेदारनी, कहते हैं कि युद्ध के लिए जा रहे हो आप लोग तो आप मेरे पति और मेरे पुत्र का ख्याल रखिएगा, अपने प्राणों की रक्षा के लिए वचन लेती हैं। तो आगे लहना सिंह अपने प्राण देकर इस कर्तव्य का पालन करता है। इन फ्यूचर आगे भविष्य में लहना सिंह अपने प्राण देकर भी जो वह अपना वचन देकर आता है कि चाहे कुछ भी कैसे भी हालात हों लेकिन मैं आपके पति और आपके पुत्र की रक्षा करूँगा। ठीक है, तो कहानी का कथानक 3 भागों में बँटा होता है। तो कैसा है, कथानक का जो प्रारंभिक भाग होता है वह लहना सिंह के बचपन से लेकर चला है और जिसमें उसका एक परिचय एक सिख बालिका से होता है, वही जो सूबेदारनी बाद में कहलाती हैं। और वह बाल स्नेह के सहज अंकुर उसके हृदय में फूट जाता है। तो जब बचपन में वो मिलता है तो कहीं ना कहीं उस सिख बालिका से मिलने के बाद उसके हृदय में एक स्नेह उत्पन्न हो जाता है उस लड़की के प्रति, उस बालिका के प्रति। कथानक के दूसरे भाग या मध्य भाग में की बात की जाए तो लहना सिंह सूबेदारनी से भेंट होने पर उसके पति व पुत्र की रक्षा के लिए यह योग्य है कि वचन ले लेता है। दूसरे भाग में यह दिखाया गया है कि लहना सिंह उसके यहाँ जाता है सूबेदारनी के यहाँ और सूबेदारनी उससे अपने पुत्र एवं पति की रक्षा का वचन मांगते हैं तो वो कर लेता है। और बात करते हैं तीसरा भाग। तो तीसरा भाग युद्ध क्षेत्र में बटा होता है जहाँ लहना सिंह अपनी चतुरता से जर्मन लेफ्टिनेंट को समाप्त कर देता है और सिख रेजिमेंट को बचाता है। सूबेदारनी के पुत्र बोधा सिंह और पति हजारा सिंह की रक्षा करता है। कथानक में मृत्यु सैया पर पड़े हुए लहना सिंह की आंखें के सामने जीवन की पुरानी स्मृतियों के चित्र आते हैं। यह कथानक की वस्तुतः चरम सीमा है और इसी के बाद लहना सिंह की मृत्यु की कहानी के बाद कहानी का अंत हो जाता है। तो मुख्यतः इसमें पात्रों की बात करें तो पात्र उतने अधिक तो नहीं हैं, और लेकिन विशेष तौर पे नायक इसका लहना सिंह होता है और नायिका के रूप में सूबेदारनी जी को रखा गया है। और अन्य पात्रों की बात करें तो हजारा सिंह जो कि सूबेदारनी के पति हैं और उसका पुत्र बोधा सिंह और स्वयं लहना सिंह और सूबेदारनी। तो बहुत ही कम पात्रों में सीमित यह कहानी है। चरित्र चित्रण की बात कर लेते हैं तो चरित्र चित्रण की दृष्टि से कहानी और भी सफल बन पड़ी है। कहानी के पुरुष पात्रों की बात करें तो एक लहना सिंह, सूबेदार, वजीर सिंह और बोधा सिंह हैं। ये भी सिख सैनिक हैं जो फ्रांस और बेल्जियम की भूमि पर जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। बोधा सिंह का चरित्र अधिक उभरने नहीं पाया है। वजीरा सिंह बड़ा मकफरा सैनिक है और बाधा बनकर जर्मन सैनिकों का तर्पण करता रहता है। युद्ध के जीवन में भी आनंद और मस्ती के गीत गाता है। सूबेदार हजारा सिंह भी एक वीर साहसी सैनिक है। एक सूबेदार के सभी गुण हजारा सिंह में विद्यमान हैं। वो अपने सैनिकों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता रहता है। और ये थे आपके पुरुष पात्र जो इस कहानी में संकलित हैं। आगे स्त्री पात्रों की बात करें तो कहानी के स्त्री पात्रों में सूबेदारनी जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है तथा लहना सिंह की पूर्व परिचित बालिका है, वही सूबेदारनी जो बचपन में लहना सिंह से जिनका परिचय हो जाता है।
ठीक है, ये मुख्य चरित्र हैं इसमें और यही कहानी की नायिका भी हैं। बालिका के रूप में जब उनकी भेंट लहना सिंह से होती है तब उनका नटखट, चंचल और लज्जा से भरा रूप हमारे सामने आता है। जब वह सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन जाती हैं तब उसका ममतामयी माँ और कर्तव्यपरायण पत्नी का रूप हमारे सामने आता है और अपने पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए वह लहना सिंह से आंचल पसार कर भीख मांगती है। वह सचमुच एक आदर्श और वीर नारी है। पुरुषों की भांति वह भी युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ना चाहती है, किंतु यह संभव नहीं। आगे कथोपकथन की बात करते हैं तो कथोपकथन की दृष्टि से उसने कहा था कहानी बड़ी कलात्मक है। कहानी में आए कथोपकथन बड़े रोचक और स्वाभाविक से हैं। वे एक ओर जहाँ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं वहीं कहानी की घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं, पूर्व घटनाओं की सूचना भी देते हैं और वातावरण की सृष्टि भी करते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, लहना सिंह और बालिका वार्तालाप बड़े ही मार्मिक स्वाभाविक रूपों में से दोनों की बात हृदय विचार भावनाओं को विचित्रित करते हैं। युद्ध क्षेत्र के दृश्यों को भी कहानीकार ने बड़ी सजीवता से प्रस्तुत किया है। यदि इनका वर्णन कहानीकार स्वयं करता तो हमें सिख सेना की वीरता करता तो वह वर्णन निश्चय ही नीरस और पाठकों के मन को डुबोने वाला हो जाता, लेकिन कथोपकथनों द्वारा ही हमें सिख सेना की वीरता, साहस, उनकी हंसी विनोद आदि का पता चलता है। कथोपकथन पात्रानुकूल और अधिक वास्तविक बन गए हैं और इस कहानी के देश काल वातावरण चित्रण की बात की जाए तो देश काल का चित्रण भी इस कहानी में बड़े उचित ढंग से किया गया है। यही कारण है कि कहानी में देश और काल के बीच घटित होने वाले चित्र कहानीकार ने हमारे सामने इस प्रकार रखे हैं कि मानो वे हमारी आंखों के सामने ही दिखाई दे रहे हों। ये कहानी होती है अमृतसर के तांगे वालों का चित्रण, फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध की भूमि, खाई खंदक, वहाँ के कड़ाके की सर्दी और सभी कुछ का वर्णन एकदम यथार्थ और सजीव तरीके से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अपनी कहानी में उसने कहा था। उद्देश्य की और भाषा शैली की बात की जाए तो गुलेरी जी हिंदी के उत्कृष्ट गद्य लेखक रहे हैं और उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार रहा है। उसने कहा था, शीर्षक कहानी में गुलेरी जी ने भाषा शैली का अत्यंत सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। कथोपकथनों द्वारा युद्ध क्षेत्र का वर्णन भी प्रभावपूर्ण बना पड़ा है। बीच बीच में भाषा का व्यंजनात्मक रूप तो इसमें चमत्कार प्रदान करने वाला दिखाई पड़ता है। और एक मुख्य बात, जब बात कर लेते हैं उद्देश्य की, इस कहानी का उद्देश्य, तो कहानी के उद्देश्य की बात की जाए तो प्रेम और कर्तव्य पालन से परिपूर्ण लहना सिंह के चरित्र को पाठकों के सामने रखना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न परिस्थितियों में लहना सिंह के हृदय की विविध दशाओं का चित्रण इस कहानी के मुख्य उद्देश्य होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका एक और उद्देश्य है और वह जीवन के अंतर्गत प्रेम और सौंदर्य की स्थिति का सुंदर विश्लेषण है। लहना सिंह के चरित्र विश्लेषण को लेकर कहानीकार ने ऐसा किया है। लहना सिंह का चरित्र आदर्श प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ वीर व्यक्ति की कहानी है, जिसने प्रेम पर सब कुछ न्यौछावर करते हुए भी विलक्षण रीति से भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। अतः इस कहानी का वास्तविक उद्देश्य जीवन में आदर्श प्रेम और कर्तव्य के समन्वित रूप का चित्रण करना है। तो चलिए आगे लहना सिंह का एक बार और चरित्र चित्रण, अब तो शायद इस कहानी का सारांश पूरा हो गया है। आइए अब सीधा कहानी पर चलते हैं और कहानी का पूरा सार, जो पूरी तरीके से कहानी है, उसे पढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों की इक्की गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों की पीठ, जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली पर मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समूह उमड़कर बचो खालसा जी। तो एक कहानी है। आगे अब कहानी क्या होती है, आता है सीधा समुद्र उमड़ कर कहता है, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, अरे आने दो लाला जी,
हटो बादशाह, करते हुए सफ़ेद कीटों, कचरों और बत्तख के गन्ने, खोमचों और भौरे वाले के जंगलों से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। बात यही नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौने देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कमर वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबा वालिए। समष्टि के इन अर्थ में कि तू जाने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कांटे वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की एक चौक की दुकान पे आ मिले। तो अभी तक जो बताई जा रही थी अमृतसर की, ये कहानियाँ रहती हैं कि वहाँ के लोगों की यह बोलियाँ रहती है कि गली से चलने से पहले ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब तक किसी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए, कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे माहौल में एक अमृतसर की एक गली में एक लड़का और एक लड़की आ मिलते हैं। उनके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं, क्योंकि उनके बाल ऐसे थे। पंजाबी सिखों के बाल अलग होते हैं, उनके कच्छ अलग होते हैं। तो फिर उनके दोनों के बालों से ऐसा लग रहा था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। इसमें जो नायक पात्र है, जिसका बचपन में नाम लहना सिंह, वो आया था अपने मामा के लिए। मामा को अपने केस धोने थे, तो उनके लिए सुथने, तो उनके लिए वह उनके बाल धोने के लिए एक मिनट, हाँ कहाँ गया, हाँ जी, तो अपने मामा के लिए दही लेने आया था क्योंकि उनको बाल धुलने थे। ठीक है। और जो स्त्री थी वह रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। तो दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो सिर भीर गीले पापड़ों की गड्डी को बिना गिने हटता ना था। तो चलिए, अब मान लीजिए कि दोनों दुकानदार आपस में उलझा हुआ है। तो ये दोनों पात्र, नायक और नायिका, उसकी दुकान पे पहुंच जाते हैं। तो चलिए, इनकी बात चालू होती है। तो नायक कहता है, तेरे घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो नायिका कहती है मगरे में, और वो पूछती है और तेरे। तो फिर नायक जवाब देता है मांझे में। तो आगे इसी तरह से वार्तालाप होती है। और तो फिर कहता है तू कहाँ रहती है। तो कहता है अतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं, मैं मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है, ऐसा नायक कहता है। इतने में दुकानदार निबटा और इनका सौदा देने लगा। उधर दुकानदार जो अब तक बातों में व्यस्त था, अब फ्री हो गया और इनका जो ये सौदा लेने आए हैं वो देने लगता है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चल देते हैं। कुछ दूर जाकर लड़का मुस्कुरा कर पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई। तो यहाँ पे कुरमाई का अर्थ सगाई से है। वो लड़का उस नायिका से, जो सूबेदारिन भविष्य में बनती हैं, तो उस नायिका से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो कुरमाई का अर्थ हो गया तेरी सगाई, आपकी सगाई हो गई। तो इस पर जो नायिका होती है कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़कर चली जाती है और लड़का उसका सिर्फ मुंह देखता रह गया है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिलते रहते हैं। महीना भर यही हाल होता है। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा और मुलाकात होती रहती है। और लहना सिंह जो हैं वो उनसे पूछते रहते हैं, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। तो कई बार पूछने पर भी उनको सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि लड़की जो होती है वो सिर्फ धत कहकर जवाब देकर चली जाती है, शर्मा कर चली जाती है। एक दिन फिर जब लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोल गई। वहाँ पे लड़की ने ऐसे मजाक में ही कह दिया कि हाँ हो गई। जब लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो कई बार धत धत कह जाने के बाद फाइनली एक बार मजाक में सीरियसली होके जो नायिका होती हैं वो कहती हैं हाँ हो गई। ठीक है। तो लहना सिंह पूछता है कब। तो जो नायिका होती है वो कहती है कल। देखते नहीं, यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू, एक पहचान होती है शादी की, सगाई की। लड़की भाग गई और ऐसा कह के भाग गई। अब लड़के ने घर की राह ली। अब ऐसा कह के जब उसने ऐसा कहा कि हाँ मेरी सगाई तय हो गई और ये देखो उसकी पहचान, तो यहाँ पे जो लहना सिंह थे उनका पूरी तरीके से मूड मिजाज घूम चुका है। अब देखिए वो रास्ते में क्या करते हैं। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। आते हुए दिमाग इनका पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक छाड़ी वाला था, उसने दिन भर जितना भी कमाया था पता नहीं इन्होंने क्या किया, सारी कमाई उसकी खो दी। एक कुत्ते को पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया।
सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। सामने कोई नहाकर वैष्णवी आ रही थी और ये अपने रास्ते में मग्न होकर चले जा रहे थे और जाके उससे टकरा गया, तो उसने कहा कि अबे अंधे, मतलब ऐसे ही भाषा में कहा अंधे हो क्या। तो यूँ क्या है कि इन्होंने अंधे की उपाधि पाई और तब कहीं इतनी समस्त विपत्तियों से घिरने के बाद ही घर पहुँचे। ठीक है, ये आपका पहला परिदृश्य था। अब दूसरे की बात करते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। चलिए, ये बचपन की उनकी कहानी थी कि कैसे उनसे मुलाकात होती है, बातें कैसे होती है, कैसे आगे कहानियाँ बढ़ती हैं। अब दूसरे परिदृश्य की बात करते हैं। तो दूसरे परिदृश्य में क्या होता है, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई हैं। लुधियाना में 10 गुना जाड़ा और मेह भर बर्फ़ ऊपर से, पिंडलियाँ तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन कहीं नहीं दिखती। घंटे 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 2 घंटे में कान के पर्दे फड़कने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज 25 धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरहोट का जलजला सुना था। यहाँ के दिन में 25 जलजले होते हैं। जो भी खंदक से बाहर साफा या फानी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। एक युद्ध वर्णन है, वहाँ का युद्ध वर्णन किया जा रहा है कि स्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में, वहाँ की प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे एक सैनिक वहाँ पे रहता है। और आगे बताती हैं, लहना सिंह और 3 दिन हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। लहना सिंह से बात करते हुए कहते हैं कि लहना सिंह 3 दिन हुए हैं, 4 दिन तो अभी और 3 दिन है और 4 दिन तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहा जाता है, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। फिर उसी फिरंगी गेम को बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नींद नहीं मिले, 4 दिन तक एक पलक भी नींद नहीं मिली। फिर बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेक कर नसीब ना हो, ऐसा लहना सिंह कहता है। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये तो अंधेरों में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल न पीछे हट जाने का कमान न दिया होता तो समझ लो आगे, ऐसा कहते हैं। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजार क्यों, तो सूबेदार ऐसा, बिल्कुल लहना सिंह कहते हैं कि उस दिन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं बिल्कुल आक्रोश में था। अगर हमारे कमांडेटर का ने कमान न दी होती तो मैं तो सीधा बर्लिन पहुंच के अंग्रेज़ों की ऐसी की तैसी ही कर देता। और ऐसा कहते हुए, व्यंग्य में कहते हुए उनसे हजारा सिंह जी से पूछते हैं, कहते हैं क्यों हजारा सिंह, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो सूबेदार हजारा सिंह जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। तो सूबेदार जी कहते हैं, हाँ सच है सूबेदार जी, सच है। तो आगे लहना सिंह बोलता है, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, ऐसा कहते हैं। तो एक आदमी उठ कहता है, उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा कहते हैं, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। और महसिंह कहता है, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल लें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर मारने लगे। ठीक है, आगे फिर वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। जो वजीरा सिंह था वो पूरी पलटन का विदूषक था, मतलब मजाकिया टाइप सा, बिल्कुल विदूषक जोकर। तो बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। तो एक व्यंग्य किया उसने, तो अभी तक जो उदासी छाई हुई थी वो समझ लो दूर हो गई। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर फिर हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब में फिर नहीं मिलेगा। अर्थात
आपदा में अवसर बनाते हुए, जहाँ पे सभी लोग इतनी कटी बिल्कुल विपत्ति में हैं, वहाँ पर एक मनोरंजन का भाव पैदा करते हुए वजीरा सिंह, ऐसा उनको दर्शाया गया है। तो आगे क्या कहते हैं, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहीं मांग लूँगा और यहीं फूल के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरो को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फारंगी मेम। तो आगे कोई कहता है चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। तो देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा बोध सिंह कैसा है? तो वो पूछते हैं हज़ारा सिंह से, बोध सिंह कैसा है? तो हज़ारा सिंह कहते हैं अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, लहना सिंह कहता है जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुमने अपने कंबल से उसे उड़ाते हो और सिगड़ी के सहारे गुजर बसर करते हो, उसके चेहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ी में पड़े रहते हो और कहीं तुम ना मांदे में न पड़ कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, कहीं तुम मंदे मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो आगे क्या कहते हैं, मेरा डर मत करो, मतलब मेरी चिंता मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। आगे वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ा कर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मैं मरे जर्मनी का तुरुक। हाँ भाइयों। तो फिर कहते कैसे? तो दिल्ली शहर तो पिसोरे ना दी जांदिए, क्या कहते हैं, दिल्ली शहर ते पिसोर नो जांदिए। एक अमृतसर की सिख युग है कि पंजाबी भाषा है। आगे क्या कहते हैं, कर लेना लौंगा दा व्यापार मणिए, कर लेना नायदा सौदा अड़िए, और लाड़ा चटका कटुए ना, कट्टू बनाया दे मज़ेदार गोरिए, हुड़लाड़ा चटका कदुए ना। कौन जानता है कि ठोड़िए वाले दरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर तरोताज़े हो गए, मानो मानो 4 दिन में सोते और मौज करते ही रहे। ऐसी कठिन विपत्ति थी, लेकिन उस बीच में सभी ने ऐसा माहौल बनाया कि मानो कि कोई विपत्ति ही नहीं, सब मनोरंजन का दौर है। आगे तीसरे की बात करते हैं, तीसरे खंड में क्या होता है, तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। दोपहर रात हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरन कोट ओढ़कर सो रहा है। बोधा सिंह की बात है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोध सिंह के दुबले शरीर पर। बोध सिंह का राहा, क्यों बोधा भाई क्या है? लहना सिंह पूछता है। तो बोधा सिंह कहता है पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कैसे हो? कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो फिर लहना सिंह कहता है अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह अपनी जर्सी दे देता है, लेकिन बोधा सिंह पूछता है कि और तुम? तो लहना सिंह कहता है मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो बोधा सिंह कहता है नहीं, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, आगे बातें बोलता है। ठीक है। तो लहना सिंह कहता है हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मेमे, गुरु उनका भला करें। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। तो बोधा सिंह कहता है सच कहते हो? तो लहना सिंह कहता है और नहीं तो क्या झूठ? यूँ कहकर नहीं करते, बोधा को अपनी ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप कोट का जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर खड़ा हो गया। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, ये सत्य नहीं थी, क्योंकि बोधा सिंह ऐसे बताने पर तो उसे कोट को पहनता नहीं। तो लहना सिंह कहता है कि मेरे लिए अलग जर्सी है, मैं उसे पहन लूँगा, आप इसे पहन लीजिए, और ऐसा कहकर वो अपनी जर्सी बोधा सिंह को दे देता है। आधा घंटा बीत जाता है, इतने में खाई के मुँह की आवाज़ से आती है कि सूबेदार हज़ारा सिंह। ठीक है। तो सूबेदार हज़ारा सिंह कहते हैं कौन लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर। तो फिर आगे कहता है कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते हुए सामने हुआ। तो फिर क्या कहते हैं, देखो
इसी दम धावा करना होगा, कि अभी ही धावा बोलना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ दो, बाकी सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। तो आगे हजारा सिंह कहते हैं, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कैसे उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब सारे आदेश मिल जाते हैं, सभी लोग चलने को तैयार हो जाते हैं, तो जो उनका जिसने आदेश दिया है जनरल ने, वह सिगरेट पीता है। तो सिगरेट जब पीता है तो लाल चमक से उसका चेहरा दिखाई पड़ता है। तो लहना सिंह को थोड़ा संशय होता है कि जो कैप्टन हैं उनके तो बाल हैं और ये जो कैप्टन है इनके बिल्कुल सर पे बाल ही नहीं है। तो उन्हें एक संशय होता है और वो जांचना चाहते हैं आगे क्या करते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो फिर वो क्या कहते हैं, कैप्टन जो उनको आदेश देता है वो कहता है, लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? तो लहना सिंह कहता है, नहीं साहब, शिकार के वो मज़े कहाँ याद हैं, पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगीधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। तो कहते हैं हाँ हाँ, यहाँ पे एक लहना सिंह की चाल। तो वो कहते हैं हाँ हाँ। तो फिर आगे क्या कहता है, वहीं जब आप खोते पे सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली ऐसी कि बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले में तैयार होकर उस नील गाय का आ गया था ना। ऐसा उनसे बिल्कुल ऐसी बातें करता है। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। तो फिर वहाँ पे जो उनके बिल्कुल कैप्टन हैं वो क्या कहते हैं, हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। तो फिर ये कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े सींगा 2-2 फुट के तो होंगे। तो कहते हैं हाँ। तो फिर आगे कहते हैं, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया। तो लहना सिंह कहता है, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। तो फिर उसके बाद कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसकी बातों से उसे तय हो गया था कि भैया ये कोई और है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, और तो वो कहता है कौन? तो इधर से कहता है वजीर सिंह। तो वो वजीर सिंह कहता है, हाँ क्यों लेना, क्या क़यामत आ गई? ज़रा तो आंखें लगने दी होती। तो चौथे पार्ट की आगे बात होती है, देखते हैं क्या कहते हैं। तो लहना सिंह कहता है, होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। तो कहते हैं क्या? तो लहना सिंह कहता है, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या तो कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो मतलब यहाँ पे लहना सिंह पूरी तरीके से पहचान लेता है कि जो लेफ्टिनेंट साहब ने उसकी टीम को आदेश दिया है वो लेफ्टिनेंट साहब वह नहीं जो कि उसके ओरिजिनल या रियल लेफ्टिनेंट साहब होते हैं। यह लेफ्टिनेंट साहब एक जर्मन सैनिक होता है जो कि लेफ्टिनेंट साहब का भेष बदल के आता है या उनकी वर्दी पहन कर आता है। आगे क्या कहते हैं, तो कहते हैं तो अब, तो लहना सिंह कहता है, अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हीरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो,
पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। तो आगे कहते हैं, सूबेदार से कहो एकदम लौट आएँ, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। तो फिर वो कहते हैं, हुक्म तो यह है कि यहीं, आगे फिर बातें होती है। तो कहते हैं, ऐसी ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा अफसर है। फिर आगे क्या कहते हैं, उसका हुक्म है कि लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। तो फिर वो क्या कहते हैं, पर यहाँ तो तुम 8 हैं। तो 8, तो कहता है 8 नहीं 10 लाख, एक एक अलकिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। आगे लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेल की बेल से के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, आगे क्या होता है, रखने वाला था। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ में दिया सलाई, साहब से हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और एक साहब की आंख पर। मौन गॉड मौन मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? फिर आगे कहते हैं, आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ़ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। उसके बाद आगे क्या होता है, लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। उसके बाद साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। तो लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों की बहकाता कि डाकखाने में रुपया मंडी के बनियों को बहकाता कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूछ मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा। तो आगे कुछ बातें कहता है। तो साहब की जेब में पिस्तौल चलाकर लहना की जांघ में गोली लगी। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन ने 2 फायरों से साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहन सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर दोनों घावों की तरफ पट्टियाँ बांधकर कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्स कर खां में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका। यहाँ 8 थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 जो सामने थे वे 70 थे और ये सिर्फ 8 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी दी खालसा, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पार्टों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे।
पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खां दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दी खालसा, सत श्री अलगपुरा, और लड़ाई ख़त्म हो गई। तेरे सेठ जर्मन या ते खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का सफ़ा कर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंतवीड़ो पदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनाकर और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मर जाते। तो यहाँ पे लहना सिंह की बहुत तारीफ़ होती है, सभी लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उनकी चालाकी की, उनकी चतुरता की, उनकी बुद्धिमानी की। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी की ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली आईं, जो 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रख दी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बढ़ रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को पीछे छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। वह यह देखना चाहते थे कि यह देखना। लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। तो और फिर हजारा कहते हैं और तुम? तो लहना सिंह कहता है, मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीर सिंह मेरे पास है। ऐसा फिर कहते हैं तो फिर हजारा सिंह कहते हैं, अच्छा। पर आगे कहते हैं, बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी ही होरों को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, उसने कहा था, ये टाइटल है, आगे इसकी कहानी समझ में आती है। और तो फिर लहना सिंह कहते हैं, हजारा सिंह और बोधा सिंह को लिटा दिया जाता है एम्बुलेंस में। हजारा सिंह जाता नहीं रहता है, लेकिन उसे अपनी कसम देकर लहना सिंह कहते हैं कि तुम भी बोधा सिंह के साथ जाओ एम्बुलेंस में कहीं सेफ जगह पे, और जाके घर पे जब जाना या घर पे पत्र लिखना तो उसमें यह लिख देना अपनी सूबेदारनी को कि जो तुमने लहना सिंह से कहा था उसको उसने पूरा कर दिया है। ठीक है, आगे क्या होता है, जब आप गाड़ी पे चढ़ जाओ तो मैंने कह देना, वह लिख देना और गाड़ी के जाते रहना लेट गया। जैसे ही गाड़ी गई लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे। वजीरा से कहता है पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, ऐसा कहकर लेट जाता है। आगे 5वें की बात करते हैं, जो इसमें पाँचवा पार्ट है। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उनसे छूट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, कहीं कहीं 8 वर्ष की लड़की से मिल जाता है। वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, वह धत्त कर भाग जाती है। एक दिन, ये सब यादें हैं उसकी। एक दिन उसने ऐसे ही पूछा तो उसकी हाँ हो गई, वो कहती है कल हो गई। देखते ही रेशम के फूले वाला सालू सुनते ही लहना सिंह को इतना दुख हुआ, क्रोध हुआ कि क्या ही कहे। फिर कहता है, वजीर सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स का जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, ना मालूम कि वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह को चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार बहुत चाहता था कि लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचे, और वो फिर पहुँच भी गया। जब
चलने लगे तब सूबेदार बेड़े से निकल कर आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जाओ मिलाओ। लहना सिंह भीतर पहुंचा सूबेदारनी और कहता है, सूबेदारनी मुझे जानती हैं? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहा, असीसी सुनो। लहना सिंह चुप। उसके बाद कहती हैं, मुझे पहचाना? तो लहना सिंह कहता है, नहीं। उसके बाद वो कहती, तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं। रेशमी बूटे वाला सालू, अमृतसर में भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव अब निकला, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। तो ये सब बातें करके याद दिलाता है। ये सब उसकी स्मृतियाँ हैं, ये याद करता है अपने अंत समय में। वहीं पे लेटा हुआ ये सब याद कर रहा है लहना सिंह। फिर आगे स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही हैं, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं अभी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फ़ौज में भर्ती हुए उसे 1 बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरा भाग। तुम्हें याद है कि एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। अब घोड़े की लतों में चले गए अब घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे अब घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। इन दिनों ऐसे ही इन दिनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर चला आया। वजीरा सिंह से फिर कहता है, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीर सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। फिर क्या लहना सिंह कहता है, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख दे। वजीरा ने वैसा ही किया और फिर लहना सिंह कहता है, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। अब बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा उतना बड़ा ये आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था। वजीर सिंह के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिन बीते। लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान के घावों में मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और उसी के क्षणों के बाद, थोड़ी देर बाद, लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।